तो मैं वहाँ से यहाँ आती थी, ट्रैवल करती थी और एक इवेंट मैंने क्यूरेट किया। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। वो इंदौर मॉम्स चालू किया, तो ये इसकी जर्नी कैसे रही और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन चालू करना चाहिए? See, trust me, I was doing quite well in my corporate companies. I worked with Cox and Kings, SOTC. So I made a Facebook group. I named it Indore Moms because IN is for Indore and MO is for Mom. तो आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, मतलब they used to call me, कोमल क्या शुरू कर दिया? Is it a kitty group or something? से तू किटी खोल ले, क्यों ऐसा ग्रुप बनाया है? By the grace of God, now we are like 50,000 mothers connecting through a social media platform. वही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ सेफ स्पेस फॉर मदर्स। अगर बच्चा अच्छा हो गया, अच्छा कर रहा है तो फादर तो फादर का रोल है, तो मदर, और खराब कर रहा है तो मम्मी ने बिगाड़ दिया। हेलो एंड वेलकम टू इंश्योरेंसी टॉक्स। मैं अनुराग हूँ और इस शो में हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है और एक नाम कमाया है। तो ऐसी ही आज की हमारी पर्सनालिटी है मिसेस कोमल करे जोशी। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक इंदौर मॉम्स करके ग्रुप चलाती हैं जिसमें मोर देन 50,000 मदर्स मेंबर हैं। इसके अलावा गो लग्जरियस टूर्स की ये डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी करती हैं और एक मॉम भी हैं। तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी है। मोस्ट वेलकम मिसेस कोमल करे जोशी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि इतनी सब आप चीजें कर कैसे लेते हैं? एक औरत हूँ तो मुझे लगता है ये गुण हमें इनबिल्ट है, तो या दैट इज द रीजन आई बिलीव। वंडरफुल, ये बात सही है। ये गॉड गिफ्ट रहता है आई थिंक हर फीमेल के पास में कि वो सारी चीजें एक साथ मल्टीटास्कर भी होती है। yes. तो आपकी मैं जर्नी से काफ़ी इंस्पायर रहा क्योंकि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी शुरुआत करी, फिर बीइंग अ मदर आप फैमिली भी संभाल रहे हैं, फिर साथ ही में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50,000 से ज़्यादा मदर्स मेंबर हैं, ये भी आप करते हैं जी। तो थोड़ा सा यहाँ आने के पहले मुझे आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि शुरुआत कैसी हुई, आपकी जर्नी कैसी रही? सो शुरुआत मेरी काफ़ी हम्बल बिगिनिंग रही। पापा वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, और हम 3 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है, ब्रदर अभी कनाडा में है, सिस्टर्स यहाँ पर हैं। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। जैसे सब किसी का बचपन होता है, बड़ा ही खूबसूरत बचपन था, और आई थिंक हमारे टाइम में जो बचपन हमने जिया है वो आजकल के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो काफ़ी मस्ती की, काफ़ी अच्छा बचपन रहा टिल द टाइम माई फादर हैड एन अटैक। Like when I was in my first year, that time my father had a paralysis attack and उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। तो तब मेरे कई सपने थे। आई वांटेड टू गो फॉर सीए। मैं सीए के लिए अपियर होना चाहती थी और मैं उस वक्त उसी के लिए मतलब लगी हुई थी। 12th के बाद जिस फर्स्ट ईयर में ही थी मैं, and I wanted to go for academy, but you know in a family whereas there is only one bread earner and there are like 4, we were like 4, so for us काफी सारे ड्रीम्स हमारे हमने या तो शटर हो गए या हमने उनको रोक लिया कि यू नो we'll do it later on। तो this is how I started my journey and then CA वाला काम मैंने वहीं छोड़ दिया बिकॉज पापा उस वक्त बहुत क्रिटिकल स्टेज पे थे एंड हमारी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, नॉट फाइनेंशियली बिकॉज पापा वॉज डूइंग गुड बट इमोशनली एंड मेंटली जो आप एक आपके साथ जो प्रॉब्लम होती है तो वो हुई। और फिर देन वी गॉट शिफ्टेड टू इंदौर। तो हम लोग, मैं खंडवा शहर से बिलोंग करती हूँ, धुनी वाले दादाजी की नगरी। तो मैंने सीए का ड्रीम छोड़ा, बट मुझे लगता है सारे प्लान्स ऊपर से फिक्स होते हैं, तो ऊपर वाला जो करता है ना वो आपके अच्छे के लिए ही करता है। तो मैंने जब सीए छोड़ा, सो मैं आई गॉट इनटू ट्रैवल फील्ड। देन आई डिड माय बीकॉम एंड देन आई डिड माय एमबीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट। तो मैंने अपना एमबीए पूरा किया और उसके बाद आई गॉट इनटू गुड कॉर्पोरेट कंपनीज, मुझे अच्छे ऑफर्स मिले और मेरी ट्रैवल की जर्नी इस तरह से शुरू हुई। और आफ्टर दैट मैंने अराउंड 7-8 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज में काम किया और काफ़ी एक्टिव रही मैं वहाँ भी। लाइक आई वाज वेरी गुड इन सेल्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा से आता है। बिकॉज माई फादर व्हेन वी वर लाइक व्हेन ही वाज डूइंग फाइन दैट टाइम ऑल्सो उन्होंने हमें सिखाया कि बेटा, उन्होंने हमें एक चीज़ हमेशा सिखाई, इंडिपेंडेंस पूरी दी। इसीलिए हमने कभी भी उस जो स्वतंत्रता हमको मिली हमने उसका कभी फायदा नहीं उठाया, डिसएडवांटेज नहीं लिया। लेकिन हम उससे काफी हमने अपने आप को एक्सप्लोर किया, काफी नई फील्ड्स में हम गए। आई स्टिल रिमेम्बर पापा यूज्ड टू टेल मी दैट टाइम व्हेन आई वाज लाइक इन माय 11th क्लास वी यूज्ड टू डू गणगौर नृत्य। गणगौर बड़ा ही तब फेमस होता था और उसके लिए हम एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रैवल करते थे एट दैट टाइम अलॉन्ग विद माय सिस्टर। तो तब से बहुत एक्सपोजर पापा ने दिया और कहा
घूमो, ये टाइम है सीखने का। तो हमने काफ़ी कुछ सीखा है, एंड आई स्टिल रिमेंबर तब भी मैं समर वेकेशंस में मैं कभी घर पे बैठी नहीं। अच्छा। आई यूज्ड टू टेक डांस क्लासेस, कुछ ना कुछ करना है, तो वो बचपन से ही था कि वी तो मुझे वांट टू लगता है डू। आपकी लाइफ में आपके फादर का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा काफी है ना? इम्पोर्टेंट रहा, एंड इवन माई मदर, बिकॉज आई कैन सी हर, शी इज अ फाइटर, आई शुड टेल यू। एंड बिकॉज व्हेन पापा गॉट सिक, मम्मा 24/7 पापा के लिए अवेलेबल थी। एंड जब मेरे पापा को अटैक आया, ही वाज हार्डली 42 ईयर्स ओल्ड। ओह, ही गॉट काफी मैरिड वेरी अर्ली, मम्मा एंड पापा। तो मैंने मम्मा से ज्यादा सहनशील और बड़ी फाइटर नहीं देखी, तो मुझे उन्हीं से वो स्पिरिट मिलती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है, चलते रहना है। दैट्स राइट, वंडरफुल वंडरफुल। और थैंक यू। तो इसी से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिर जैसे आपने ये जो इंदौर मॉम्स चालू किया, हाँ। तो ये इसकी जर्नी कैसे रही और कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया है कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन चालू करना चाहिए? See, trust me, I was doing quite well in my corporate companies. I worked with Cox and Kings, SOTC, हाँ, and some good travel agencies also. So I was doing quite good, and I was very happy with it. Uh, I got married, like I did love marriage, so I got married, and my husband was also in Indore. तो मैं काफी अच्छे से बैलेंस आउट कर रही थी मेरी जॉब लाइफ, बिकॉज ट्रैवल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा मांगता है हाँ, आपका of ट्रैवल course, जॉब। yeah. तो मेरे लिए हुआ कि जब जॉय होने वाला था, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, और उसके बाद टिल 9 months मैंने काम किया, एंड देन ब्लिस हैपेंड एंड आई बिकेम मदर। उसके बाद इन अ न्यूक्लियर फैमिली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज योर ऑफिस एंड योर किड एट द Correct, सेम टाइम। correct, correct. सो आई डिसाइडेड कि मुझे ब्रेक लेना है, और मुझे अभी 24/7 अभी मेरे बच्चे को देखना है, बिकॉज अभी उसको मेरा टाइम चाहिए। सो मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी से रिजाइन किया, और फुल टाइम पेरेंटिंग में मैं लग गई। एंड देन आई रियलाइज्ड, उसके बाद मैंने घर से, क्योंकि सिंस आई वाज इनटू ट्रैवल इंडस्ट्री, मुझे काफ़ी सारे क्लाइंट्स कांटेक्ट करने लगे फॉर द बुकिंग। तो मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करती थी, बिकॉज आई एम अ वेरी वर्कोहॉलिक। मैं घर में बैठ नहीं सकती, तो मैं थोड़ा बहुत काम घर से करती थी। उसके बाद ये हुआ कि सौरभ सॉ दैट कि कोमल को काफी है इंटरेस्ट, तो ही सेड आफ्टर एन ईयर कि तुम एक आध साल रुक के यू कैन स्टार्ट योर ओन ट्रैवल एजेंसी, एंड वी वर प्लानिंग फॉर दैट। एंड देन माय हस्बैंड गॉट ट्रांसफर टू लखनऊ। अच्छा अच्छा, बिफोर दैट यू वर इन इंदौर? हाँ, I was in Indore अच्छा, only. अच्छा। And then time and again I thought कि हम लोग यूपी चले गए, क्योंकि मैंने कहा चलो, अब जो आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, तो हम यूपी पहुंचे। तो एमपी एंड यूपी का कल्चर इज टोटली डिफरेंट। करेक्ट। यू कैन से 360 डिग्री का फर्क है। हाँ, हाँ, सही वहाँ पे ना लोग उतने फ्रेंडली नहीं है, यहाँ इंदौर में जैसे लोग हैं। हाँ, तो कहते हैं नेबर्स बात नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा किसी से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रही थी, आई वॉज ऑल अलोन देयर। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ऐसी बहुत सी फीमेल्स होंगी जो करियर से ब्रेक लेती होंगी शादी के बाद। समटाइम्स यू गेट मैरिड इन अनदर सिटी और समटाइम्स इन अनदर कंट्री, हाँ, राइट। तो यू नेवर कम बैक टू योर करियर। मतलब आप कितना भी ट्राई करती, कुछ कम बैक करती है, कुछ कभी भी वापस ही नहीं कर पाती अपने करियर में। तो मुझे लगा कि उनके लिए हमें कोई एक सेफ स्पेस बनानी चाहिए। और वाइल सिटिंग there in Lucknow, I started this community on 8th of March. Okay. And 8 name March was, 2010 it's been like now 10 years. years. Oh, Yeah. so around 2015. Yes. Okay. So I made a Facebook group. I named it Inmu Indore Moms, because IN is for Indore and MO is for mom. So Inmu Indore Moms, I named it. And I started a group that time, उसमें 200-250 members हो गए थे, अच्छा, अच्छा। लाइक विद इन 3-4 months के टाइम में। और वहाँ पर हम लोग एक्चुअली, हमारा टैगलाइन कहता है एक ब्रेक तो बनता है, तो वी ऑलवेज से ऑलवेज टेक अ ब्रेक एंड ऑलवेज कम बैक। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इन योर करियर ओनली, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको काम ही करना है आफ्टर वंस यू आर यू आर ऑन अ ब्रेक, बट हमेशा आप अपनी हॉबी रिवाइव कर सकते हो। मैं हमेशा फीमेल्स को कहती हूँ कुछ ना कुछ करो। Correct, इट्स नॉट ऑलवेज कि यू हैव टू मेक मनी, बट डू समथिंग विद योरसेल्फ। सो दिस वाज द रीजन टू कम अप विद दिस ग्रुप, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ वी आर लाइक 50,000 mothers connecting through a social media platform. ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये जो आपने जब चालू किया, तो आई एम श्योर कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि एक दिन ये इतना बड़ा बन जाएगा, है ना? तो जब आप इससे शुरुआत कर रहे थे, तो क्या आपने, पहली बात तो कुछ चैलेंजेस शुरुआत में अपने ऐसे फील किए, और अगर चैलेंजेस आए तो वो क्या रहे? और सेकंड मेरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ये है कि आज अब अगर आप देखते हो कि मैंने इतना ये जो पूरा जर्नी 10 साल का किया, तो उसमें आपने क्या मेजर आपका लर्निंग रहा? हो सकता है पर्सनल लेवल पे, या फिर आपने लीडरशिप से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी हो, वो क्या है?
तो अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस के बिना तो लर्निंग होती नहीं है। और जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लखनऊ से इंदौर ट्रैवल करना। क्योंकि मैंने जब ये ग्रुप स्टार्ट किया तो मैंने एक कॉफी मीट तो बुला ली, फिर मैंने सोचा मुझे लखनऊ से इंदौर जाना पड़ेगा, और दैट टाइम लखनऊ से आई थिंक इंदौर की कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी। यू हैव टू टेक, और ट्रेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं वहां से यहाँ आती थी, ट्रैवल करती थी, और एक इवेंट मैंने क्यूरेट किया। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड सेकेंडली व्हाट हैपेंड, सिंस आई वॉज इन अ ट्रैवल जॉब, और पता है हमारे समाज में क्या होता है, आपने कोई ग्रुप बनाया है तो आपके ही फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, मतलब दे यूज्ड टू कॉल मी, कोमल क्या शुरू कर दिया, इज इट अ किटी ग्रुप और समथिंग, से तू किटी खोल ले, क्यों ऐसा ग्रुप बनाया है। लिटरली माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी दैट कि क्यों ये सब करना है, लेट इट गो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये इस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते थे जो आपको कई बार डिमोटिवेट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं कि वापस ट्रैवल में जाओ, व्हाई हैव टू डू ऑल दिस इतना। और मुझे याद है मैंने आई थिंक अपना फर्स्ट इवेंट जब किया था, आई डिड वन कार्निवल, बहुत सारा हार्डवर्क हमने पुट इन किया, और मैं पूरा लॉसेस में गई थी उस एक इवेंट में, पूरा लॉस में वो इवेंट हुआ था। तो उसके बाद सब लोग मुझे ये बोल रहे थे कि यार क्या होने वाला है इस तरह का ग्रुप बना के। बट आज मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, अब जब वही लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ सेफ स्पेस फॉर मदर्स, एंड हम लोग जब इतने सारे लोग को एम्पावर कर रहे हैं, साथ ही साथ इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर फीमेल जो अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं या कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश कर चुकी हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो एक बहुत बड़ा चेन का काम करता है बायर एंड सेलर के बीच। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने ये भी महसूस किया कि एक स्ट्रगल ये भी रहा कि मुझे लगता है जब मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही थी तो ऐसी कई फीमेल्स होंगी, लाइक माइंडेड मदर्स होंगी जो इस तरह की हेल्प सीख करना चाह रही होंगी, बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो आज इफ आई से इट्स लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर मदर्स। मदर्स वहाँ पे अपने थॉट शेयर कर सकती हैं, कोई रेफरेंस चाहिए उनको, कोई भी क्वेरी चाहिए, अगर वो एक क्वेरी डालती है लाइक 200-300 कमेंट्स, मदर्स आर हेल्पिंग मदर्स, सो विमेन आर एम्पावरिंग मदर्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी मेरे स्ट्रगल थे वो इस तरह से मुझे लगता है कि येस आई कुड कंक्लूडेड समवेयर, मैं कहीं पहुंची। तो मुझे लगता है स्ट्रगल्स तो हर जगह है, एंड आई वाज हैप्पी दैट आई कुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन दिस वे। सो ये जो ग्रुप है ये एक्सक्लूसिव फॉर मदर्स है, यही एक कंडीशन है, इसके अलावा आप किसी भी, और इंदौर के होना चाहिए, इंदौर के होना इंदौर चाहिए, के लिए यस यस। तो जब इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मदर की जो जर्नी होती है, क्योंकि आप जब मदर कोई भी फीमेल बनता है, मतलब बीइंग अ मेल, मैं खुद भी मैरिड हूँ और एक बेटी का फादर हूँ, तो मैंने भी देखा है मेरी वाइफ को एक नॉर्मल लेडी से मदर में ट्रांसफॉर्म होते हुए। तो हर किसी के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक कह लीजिए एक नया बर्थ ही होता है फीमेल की लाइफ में। तो आपने क्या चेंजेस आपके अंदर ऐसे महसूस किए आफ्टर यू बिकेम अ मदर? सबसे पहले आई शुड से बहुत ज़्यादा पेशेंस मैंने सीखा। जैसे आप एक मदर बनते हैं तो यू लर्न लॉट ऑफ आप बहुत पेशेंस सीखते हैं बिकमिंग अ मदर। सेम थिंग हैपेंड हियर, एंड मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करती हूँ, क्योंकि जब आप एक चंक, एक ग्रुप को एम्पावर कर रहे हो, और मुझे लगता है मदर्स के अंदर बहुत इमेंस पावर होता है, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज योर पावर, बिकॉज हमको लगता है ना आज औरतें अपने पावर को जानती नहीं है, इसीलिए वो आज दौड़ में कहीं पीछे हैं, स्पेशली इंडियन विमेन। तो और मुझे उसके बाद ये लगा कि घर के साथ, घर मैनेज करने के साथ साथ अपने ड्रीम्स को अचीव करना भी पॉसिबल है। जब मैंने इस तरह का एक ग्रुप स्टार्ट किया और इस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद मुझे लगा शेयरिंग, हम कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, सो वो एक चीज़ भी हमने इस ग्रुप के थ्रू मैंने सीखी, लर्न की, जब मैं मदर बनी, जब मैंने इस तरह की कम्युनिटी बनाई कि वी कैन शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट ग्रुप एंड वी केयर फॉर ईच अदर। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम करता है फॉर एवरी मदर। एंड जब मदर्स मेरे पास आती है ना सर, जब वो कहती हैं कि कोमल हमको इससे ये हेल्प मिली या हमने ये हेल्प यहाँ से हमको मिली, तो आई फील वेरी प्राउड कि मेरा काम हो गया। नहीं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल में एक मदर रहती ही है। मतलब हो सकता है आपके घर में एक चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो वो मदर आपकी बाहर आ रही है, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे लिए एक फीमेल एक मदर ही है पहले, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे जब मेरी बेटी हुई तो जब वो छोटी भी थी, मुश्किल से 4 या 5 साल की होगी, तो जब मैं ऑफिस से आता था ना तो वो मुझे ऐसे हग करती थी, और फिर कभी मैं ऐसे उसके पास में लेट जाता तो मुझे बड़ा अच्छे से प्यार से सुला रही है, जैसे एक मदर अपने बच्चे को सुलाती है। तो जरूरी नहीं कि आप मदर हो, अगर एक फीमेल है तो मुझे लगता है वो मदर है ही, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज तो है ही एक तरीके से, वो उसके अंदर होती है। लेकिन जब आप मदर बनते हो तो आप अपनी उन पावर्स को रियलाइज करते हो, और मदर बनने के बाद आप कई बार ऐसा होता है यू टेंड टू लर्न सैक्रिफाइस। करेक्ट।
कि शुरू में क्या होता है, हम जब मदर नहीं बनते ना, तुमको लगता है ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हर चीज को अपना अपने घर में। लेकिन व्हेन यू बिकम मदर यू स्टार्ट सैक्रिफाइसिंग थिंग्स। तो एक बहुत बड़ा त्याग की भावना मदर बनने के बाद आती है कि बच्चा प्रायोरिटी बन जाता है, Right. कि हर चीज बच्चे के लिए है। Right. तो एक आप वो सीखते हो मुझे लगता है, और स्ट्रांग तो आप होते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है, मैंने आपको बताया, पेशेंस बहुत सीख जाते Patience हो बहुत लाइफ में, जरूरी। पेशेंस Right. सीख जाते हो। जैसे आज कई बार ऐसा होता है कि एक बार आप हस्बैंड पे चिल्ला दोगे, हाँ। पर बच्चे पे आके आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, Right, तो इफ right. आई विल बी पेशेंट देन ओनली। कहते हैं ना, बच्चे हमसे ही सीखते हैं। करेक्ट करेक्ट बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीखते, जो एनवायरनमेंट उनको घर पे मिला है उसी से वो सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम एक सीख जाते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट सही बात है। और ये मतलब साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कहते हैं कि जिस दिन हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने मदर जैसे देखने लग जाता है और वाइफ हस्बैंड को अपने बेटे जैसे देखने लग जाती है, तो उनका एक मुकम्मल हो जाता है, वो मुकम्मल मैच्योर हो हो जाता जाता है, है। वेरी ट्रू। क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी हो जाता है, और वो आपको बोझ नहीं लगता। इट्स हाँ, लाइक correct. मोर ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन लगता More है। of affection. राइट राइट। तो जैसे अब जब नेचुरली जब घर में बच्चा आता है तो आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो उनकी जो आजकल के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ पेरेंटिंग जो हो रही है ना, वो बड़ी या तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या फिर उनके जैसे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आजकल गैजेट्स सब यूज़ कर रहे हैं और हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास फिंगर टिप्स पे है। तो ऐसे में पेरेंटिंग क्या मुश्किल हो गई है अभी, आपको क्या लगता है? सो इफ आई टॉक अबाउट पेरेंटिंग, जो ये पेरेंटिंग टर्म है उसको लोगों ने ना बहुत गलत समझ लिया है। एक तो पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट इक्वल रोल एंड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदर एंड फादर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पेरेंटिंग को हमेशा मदर के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट राइट। कहते हैं पेरेंटिंग मतलब अगर बच्चा अच्छा हो गया, अच्छा कर रहा है, तो Father फादर का role। तो फादर का खराब रोल कर रहा है तो mother है। और खराब कर रहा है तो मम्मी ने बिगाड़ दिया। सही बात है। मतलब ये एक होता है कि मम्मी ने बिगाड़ दिया सही इसके, और बात। कुछ अच्छा कर रहा है तो ये तो ना पापा पे गया है। हाँ, right. ये अपने हर घर में कहीं ना कहीं ये बात आपको सुनने मिल जाती है। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग जब बात आती है तो ये एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इसको एज ए इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लें तो पेरेंटिंग इज नॉट दैट टफ। और अगर आज की बात करें, आप कह रहे हैं कि आज की टर्म बदल गई है, क्योंकि देखिए देयर वाज अ टाइम, हमारे टाइम में जॉइंट फैमिलीज होती थी। पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ मदर फादर नहीं होता था, हमारे दादा दादी नाना नानी, वी हैव एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची, एवरीवन दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी वर वेरी स्मॉल। तो इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि पापा या मम्मी अवेलेबल नहीं भी हैं तो दादाजी या दादी ने भी हमें कई चीजें सिखाई है। सही बात है। लेकिन हमारे दादाजी दे यूज्ड टू टेल मी कि कुछ भी हो मॉर्निंग में उठ के आपको एक गिलास पानी पीना है, ये हमारे दादाजी से हमने सीखा। ब्रश करना है हमने दादाजी से सीखा। कुछ चीजें हमने अपने दादी से सीखी। तो इट वाज नॉट ऑलवेज अबाउट कि मम्मी पापा। लेकिन यहाँ आज के टाइम में व्हेन एवरीवन इज सो बिजी, father is working, mother is working, they don't have time for their kids करेक्ट। एक्चुअली। तो यहाँ पर पेरेंटिंग टर्म टफ हो गई है, क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चे के लिए टाइम नहीं है, ना पापा के पास टाइम है ना मम्मा के पास टाइम है। बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली देयर इज नो वन टू टेक केयर। बच्चा अपने इमोशंस नहीं बता पा रहा है। और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अपब्रिंगिंग। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, आप उसको सारा एनवायरनमेंट दे रहे हैं हेल्दी, लेकिन इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विथ योर चाइल्ड, वहाँ प्रॉब्लम है। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल दूंगी। आई एम वर्किंग, आई हैव माई ओन बिजनेस, माई हस्बैंड इज वर्किंग, बट कुछ चीज़ें मैंने प्रायोरिटाइज कर रखी है और वो चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। आई थिंक अगर हम सभी इस चीज़ को फॉलो करें और ये चीज़ को एक वो बना ले तो पेरेंटिंग वोंट बी दैट टफ। जैसे मैं बात करूँ, मेरे बच्चा जब स्कूल जाता है मॉर्निंग में, तब मैं उसके लिए वहाँ पे अवेलेबल होती हूँ कि उसको एक बाय करने के लिए मैं वहाँ पे होती हूँ कि व्हेन ही इज गोइंग टू स्कूल। एंड जब वो स्कूल से वापस आता है तब भी मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मैं ऑफिस से घर पहुँच जाऊँ। भले ही वो 10 मिनट्स के लिए मैं वहां पर होती हूँ घर पे, बट मैं वो 10 मिनट्स के लिए उसकी स्कूल से घर आने के टाइम पे वहां होती हूँ, सो दैट ही कैन सी कि मम्मा यहाँ पे है, मम्मा है। तो आई एम लाइक कि मम्मा आप कैसे हो, क्या है आपका दिन कैसा रहा, आप उनको कुछ फीड करा दो, उसके बाद यू कैन लीव। तो आई फील राइट टाइम पे बच्चों के पास प्रेजेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर मैं एक पॉइंट और कहूंगी, देयर आर सो मेनी मदर्स हु आर लाइक होम मेकर्स एंड सम आर वर्किंग। एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, यू नो, वर्किंग वुमेन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द किड्स वेयर एज होम मेकर्स आर। ये मैं नहीं मानती।
क्योंकि मैं आपको बताऊं, होम मेकर्स में भी कई बार मदर्स ऐसी होती है कि वो फिजिकली तो अवेलेबल है बच्चे के पास, बट मेंटली हाँ, अवेलेबल नहीं नहीं है, है. सही बात है। She is on her phone or she is doing something in kitchen. Right. So ultimately you're not communicating. You're chatting with your kid. You're not communicating. सही बात तो है। पेरेंटिंग यहाँ पे गलत हो कई जाती है. बार जब आप काम कर रहे हो तो जब आप घर पे पहुंचते हो तो आप क्योंकि आपको पता है कि आपने ज्यादा समय दिया नहीं, हाँ. तो शायद जो समय आप देते हो और ज्यादा क्वालिटी टाइम आप दे पाते हो। Yes, that's true. That's true. हाँ, मुझे लगता है कि being a homemaker और being a working woman कोई फर्क नहीं पड़ता, whether you're giving 1 hour to your kid in a day, but if you're giving him that quality time, and even for the papas, because क्या होता है फादर के साथ क्या होता है, even if you have a bad day or even if you have a hectic day at workplace, आप आके अगर अपने बच्चे से सिर्फ 15 minutes बात कर लो कि how was your day, what are you doing, राइट। तो आई थिंक पेरेंटिंग यहाँ पे इट वोंट गो रॉन्ग. बहुत अच्छा, मुझे आपकी एक बात ये काफी अच्छी लगी जो आपने बताया कि पहले जो जॉइंट फैमिली का कल्चर था, तो आपको चाचा भी सिखा रहे हैं, दादा भी सिखा रहे हैं, दादी भी सिखा रही है, और यहाँ तक कि हमारे स्कूल के टीचर्स के ऊपर में भी हमारे घर वाले इतना मतलब हक देते थे कि भाई आप मारो पीटो कुछ भी करो लेकिन आप आपकी इसको जिम्मेदारी है. आपकी जिम्मेदारी है। और वाकई में ऐसा होता था कि हम लोग भी ये समझते थे कि नहीं, ये हमारे जैसे घर में जो जितने करीबी हैं, हमारे बाकी जो रिलेशन है वो भी उतने ही करीबी होते थे। Very आजकल true. न्यूक्लियर फैमिली ने उसको थोड़ा सा ब्रेक किया Yes. है। और दूसरा आपने ये भी जो बताया कि क्वालिटी टाइम देना ज्यादा जरूरी है बजाय कि ज्यादा टाइम देने के। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, और बच्चों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज मैंने अभी डीसीपी राजेश दंडोतिया सर के साथ एक साइबर क्राइम पे सेशन किया था. जी। उन्होंने मुझे बताया बच्चे आजकल साइबर क्राइम के बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं. बच्चे गेमिंग वर्ल्ड में हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, आपने उनको फोन का एक्सेस तो दे दिया है, बट आपके पास, आपको पता है कि बच्चा उस फोन पे क्या देख रहा है. अगर आप आपके नेक्स्ट रूम में ही बैठे हुए, आपके बेड पे ही वो बैठ के अगर फोन चला रहा है और आपको नहीं पता व्हाट इज उसका एक्सेस कहाँ तक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर भी कई जगह हमको थोड़ा सा एज ए स्मार्ट पेरेंट भी काम करना पड़ेगा. और ये सब बहुत छोटे छोटे एक्सेस जो हमको करने पड़ेंगे. लाइक माई हस्बैंड इज लाइक, उन्होंने सारा एक्सेस अपने पास ले रखा है फोन पे. वी हैव अ फैमिली शेयरिंग वाला, तो उनका, हमारे बेटे का जो है कि सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक टाइम पे आके 1 घंटे के लिए टाइमर सेट है, वो 3 देर में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है फोन. तो वी हैव दैट एक्सेस कि व्हाट इज ही गोइंग टू, हम वी आर नॉट सेइंग कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, लेकिन देयर मे बी बट देयर इज अ कंट्रोल, एक देयर इज अ कंट्रोल, दैट कंट्रोल इज नीडेड. एंड कई मदर्स होती है जो कहती है कि हम तो बच्चों को एक्सेस देते ही नहीं है, हम स्क्रीन नहीं दिखाते. आप ये मत कीजिए. अगर आप स्क्रीन टाइम नहीं देंगे उनको, तो वो कहीं और जाके ये चीज करेंगे. तो इट्स बेटर कम्युनिकेट विद देम प्रॉपर्ली एंड गिव देम कि ये, आपको उनको बताना पड़ेगा कि फ्रीडम क्या होती है, कहाँ तक की हम आपको लिबर्टी दे सकते हैं और कहाँ तक की नहीं है. वो आपको एक लाइन सेट करनी पड़ेगी. बिल्कुल सही बात है. यस. तो जैसे अभी कमिंग बैक टू मदर्स की इतने सारे रोल अभी आजकल की नॉर्मली देखा हो तो आप मोस्ट वुमेन आर वर्किंग वुमेन नाउअडेज. फिर घर पे भी ध्यान दे रही है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है. कभी घर में कुछ फंक्शन है, कभी क्या है, तो हमारे यहाँ तो हम लोग मतलब इतने इंडियन ट्रेडिशन में काफी सारी दूसरी चीजें भी रहती है जो फीमेल के ऊपर ही कि भाई आपको ही ध्यान रखना है. कल्चर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं. तो ऐसे में फीमेल की खुद की जो हेल्थ होती है, मतलब इंक्लूडिंग उनकी फिजिकल हेल्थ बोले या फिर उनकी मेंटल हेल्थ बोले, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे ध्यान रखना चाहिए सारी मदर्स को या टू बी मदर्स को? इसके लिए मैं आपको एक चीज कहूंगी, मैंने कहीं पढ़ी थी, उसमें एक कोट लिखा था फॉर अ मदर के पर्सपेक्टिव से कि आई वुड डाई फॉर माई फैमिली. ओके, everyone can die for their family, but would you exercise for them? Would you change your habits for them? Would you change your sleep pattern for them? Right. Would you start taking things which are required to your body for them? Right. Why don't you live for them? Correct. Very well said. So हम ये हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा हमारी ये चीज आती है कि आप मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी, पर वो चीज करने के लिए आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी फैमिली के लिए हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी. और मैंने मदर्स को हमेशा देखा है, वो अपनी हेल्थ को हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी देती है, सबसे लास्ट में रखती है. सही बात. हम फ्रूट कट कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हम फ्रूट कट कर रहे हैं, हस्बैंड को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं, या खुद खा रहे हैं ना, तो ये मेरी मामा भी कई बार करती है. सही बात. कि अगर हमने एप्पल काटा है तो एप्पल का एक पीस मम्मा खा लेंगी. आपको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, आई थिंक आपको ज्यादा जरूरत है. यू नीड मोर बिकॉज यू हैव दैट बॉडी. आप ह्यूमन, आप कितना भी कहें, वुमेन की बॉडी में आफ्टर बिकमिंग मदर देयर आर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो आपको जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको जो मल्टीविटामिन की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, आप वो क्यों नहीं लेते? सही बात है. और अगर आप करेंगे, आई ऑलवेज से इफ यू आर अ हैप्पी मदर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टेकिंग समथिंग इनसाइड, इट्स ऑल्सो
your emotional health, that is also equally important. Right. Your mental health, Right. that is also important. मैं आपको अब एक चीज बताऊंगी, देयर आर सो मेनी मदर्स हु कम टू मी एंड हम लोग कई बार मिलते हैं, वो लोग ना स्पेशली होम मेकर्स, वो पता है मुझसे मिलती है तो मुझे कहती है, जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं हाय कोमल, तो जैसे हाय आई एम दिस, तो बोलती हाय आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, हाँ, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग वेरी सून, मेरा ये प्लान है करने का, इस तरह से वो मुझसे मिलती हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ व्हाई जस्ट अ हाउसवाइफ, yes, yes. you are a homemaker, you are running a family, you are taking care of your kids, your family, you are giving 100% to your family. Correct, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन। तो आप ये हमेशा ये वाले उसमें कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, और आप उसको अपने आप को एक उसमें डाल देते हो कि मैं कुछ करने वाली हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मदर्स को अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, वट एवर यू आर डूइंग, डू योर बेस्ट। Yes. एंड ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, बट येस इफ यू मेक सम मनी, सर्टन मनी, इट विल मेक यू इंडिपेंडेंट। Right. तो इफ यू कैन मेक इट नथिंग लाइक दैट, और एल्स इवॉल्व अ हॉबी, कोई अपनी पुरानी हॉबी, आप कभी डांस करते होंगे, म्यूजिक से आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ अपनी हॉबी को वापस इवॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, Right. बच्चे देयर विल बी अ टाइम जब बच्चे दे डोंट नीड यू एनीमोर, Right. दे वोंट नीड यू एनीमोर, Correct, correct. और वो चाहेंगे भी नहीं कि आप उनकी हर चीज में दखल करो। तो आप उस टाइम का इंतजार मत करो कि अभी मेरे लिए मेरा बच्चा प्रायोरिटी है, मैं अपनी हेल्थ भी नहीं देख रही हूँ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपना कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे यू विल फील लेफ्ट आउट। Right. तो व्हाट विल यू डू दैट टाइम? तो प्लीज प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ। तो जैसे आपने बोला इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ऐसे ही मुझे लगता है फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना फॉर अ इंडिपेंडेंट वुमेन। अब जैसे पहले के ज़माने में ज़्यादातर फीमेल्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर टोटली, करेक्ट। तो उसके कारण क्या होता था कि जो एक पैट्रियार्टिकल या पैट्रियार्कल सोसाइटी जो हमारी बन चुकी थी, उसमें आदमी अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझने लग गया, और कहीं ना कहीं ये हो गया कि हर उसको ये लगता था कि मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट है तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। यस, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी उसके कारण से हमने देखी है, पहले कई केसेस हुए, आज भी होते हैं। तो फीमेल्स के लिए इंडिपेंडेंट होना, जिसमें वो अपने आप का ख्याल खुद रख सके फाइनेंशियली भी, वो कितना जरूरी है? सी अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, इट्स मेंटल, इट्स इमोशनल, एंड कई और एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए, और ये मैं भी कहती हूँ। एंड क्योंकि इससे आपको सबसे बड़ी जो आपके साथ आता है, आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास होता है कि आई एम डूइंग समथिंग। एज आई सेड, आई कोटेड एन एग्जाम्पल फॉर द किड्स। समटाइम्स आई हैव सीन सम किड्स, कुछ बच्चे होते हैं जो इनिशियली जब अपने मम्मा वर्किंग होती है तो उनका ये कहना होता है कि मम्मा वाई आर यू वर्किंग, वाई आर नॉट गिविंग मी टाइम। दैट टाइम यू हैव, आपने अपना करियर छोड़ दिया बच्चों के लिए। right. आफ्टर अ वाइल व्हेन बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज पे आते हैं तब बोलते हैं मम्मा वाई डोंट यू वर्क, माई फ्रेंड्स मदर इज वर्किंग, एवरीवन इज वर्किंग, वाई डोंट यू वर्क। Right. तो आप उस फेस का, उस टाइम का इंतजार करते हैं। तो मुझे लगता है वन शुड बी, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने से आपका एक सबसे बड़ा जो चीज होता है, आप कॉन्फिडेंस आता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, बिकॉज वेदर यू आर मेकिंग 1000 रुपीज अ मंथ और यू आर मेकिंग 10,000 रुपीज अ मंथ, आपको एक सिक्योरिटी फील होती है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। Right. अगर आप मंथली आप अपना छोटा सा एक पिटी सा एक्सपेंस, जो आपकी खुद की हॉबी, अगर वो भी अचीव कर रहे हो तो आपको उससे एक अलग ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। थर्ड थिंग, आप ना, आपके पास एक वॉइस होती है, एक आवाज होती है उठाने के लिए। जैसे आपने हस्बैंड की बात की, कई फैमिलीज हैं जहाँ पर आज भी फीमेल को बहुत डोमिनेट किया जाता है Right. बिकॉज शी इज नॉट वर्किंग। और ये सच को हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। तो ये कई फैमिलीज में ऐसा है जो कहते हैं आप करते ही क्या हो, तुम दिन भर करती ही क्या हो, आई एम वर्किंग 24/7 फॉर यू गाइज। सो मुझे लगता है वहाँ पर मदर, अगर कोई भी फीमेल एक अर्न कर रही है तो उसको एक वो कॉन्फिडेंस आता है टू फाइट बैक, Correct. टू कीप हर ओन ओपिनियन। Right. तो थोड़ा सा अपना ओपिनियन रख पाती है वो। तो मुझे लगता है एवरी फीमेल शुड डू समथिंग और द अदर, बिकॉज इट गेट्स यू एम्पावरमेंट अगेंस्ट एनीथिंग, एनी ऑड विच इज हैपनिंग टू यू। Right. Absolutely. तो अभी जैसे हमने रोल ऑफ फादर पे पहले बात करी, आपने बताया कि फादर का रोल भी पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे समय बदल रहा है ऐसे ऐसे में अभी कई तरह से फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो रही है। Yes. जैसे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर मेरी बेटी के लिए मान लो मुझे टिफिन बनाना हो, मैं कई बार बना देता हूँ। हाँ. ठीक है, कई बार उसको मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है तो मैं छोड़ देता हूँ।
कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ चीजें उसकी मदर से शेयर नहीं करती, लेकिन मेरे से शेयर कर लेती है। हाँ, तो लकी शी इज। हाँ, वो शुरुआत से आपको पता है ना, वो प्रीमैच्योर थी मेरी बेटी, हाँ। तो आई वाज इन्वॉल्व फ्रॉम द डे वन कि हम लोग उसको फीडिंग कराने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, तो आई वाज देयर एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। तो शी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मी एज मच शी इज कनेक्टेड विद हर मदर। तो अभी फादर को आपको लगता है कि जैसे अब उसको भी एक्टिव पेरेंटिंग में आना चाहिए, रादर देन कि सिर्फ मैं आपको नरिशमेंट दे रहा हूँ, मैं आपको स्कूल की फीस दे रहा हूँ, है ना? इसके अलावा आपको एक्टिव पेरेंटिंग में भी फादर को इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और नॉट ओनली इन पेरेंटिंग, व्हेन इट कम्स टू मदर, आई ऑलवेज से जब आप मदर बनते हो तो आप काफ़ी सारे चेंजेस अपने आप देखते हो। व्हेन यू बिकम मदर, आपकी बॉडी में, आपके मेंटल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मुझे लगता है आपको उस वक्त मदर को या फीमेल को बहुत ज़रूरी है कि उसका पार्टनर उसको सपोर्ट करे टू कोप अप विद एवरीथिंग। मैंने कई कपल्स ऐसे देखे हैं जिनको लगता है कि वही जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ हम ब्रेड अर्न कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है। नहीं, अभी आपको एज अ फादर आपकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली व्हेन देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिया में आप देख रहे हैं तो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। तो मुझे लगता है फादर बहुत ही इक्वल रोल प्ले करता है इन पेरेंटिंग। और अगर मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी है जहाँ पर अगर फादर और मदर दोनों एज अ कंपेनियन, एज अ फ्रेंड बच्चे के साथ रहते हैं, वो फैमिलीज आई कैन सी आर हैप्पियर देन वेयर इज मदर इज टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट ऑफ द फैमिली। सही बात है। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज पढ़ी थी, आपने जस्ट बोला तो मुझे दिमाग में आ गया कि अगर कोई फीमेल किड है, बच्ची है, बीइंग अ फीमेल, तो वो अगर उसके फादर और मदर दोनों साथ में है तो उस केस में उसको प्यूबर्टी थोड़ा सा जो एक्चुअल टाइम पे होना चाहिए वैसे टाइम पे आ रही है। हाँ। लेकिन अगर वो फादर से दूर है, हाँ। उसके लाइफ में कोई फादर फिगर नहीं है, तो उसका प्यूबर्टी भी अफेक्ट हो रहा है। ये एक अभी स्टडी मैंने पढ़ी थी रिसेंटली। या तो अच्छा, अब हम जैसे आपने अभी हमारी बात चल रही थी तब शेयर किया कि आपकी लव मैरिज है। मैं आपको बताऊं, मेरी भी लव मैरिज ही थी और मेरी तो इंटरकास्ट लव मैरिज थी। तो काफी चैलेंजेस शुरुआत में रहे। तो आपका व्यू क्या है? जैसे मैं आपका व्यू से पहले मैं अपना व्यू बता दूं कि मुझे लगता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अरेंज मैरिज एक सोसाइटी का एक या हमारे सोसाइटी ठीक से चले उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जहाँ पे एक मतलब आपकी व्यवस्था जो है बनी रहे और ढंग से आपकी सोसाइटी चले, हर किसी के साथ में कोई पार्टनर रहे और एक फ्लरिश करे, सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है वो फ्लरिश करे। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे लव मैरिज को एक टैबू माना जाता है, स्पेशली जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं उसमें तो बहुत ज्यादा माना जाता है। करेक्ट। तो आपका क्या व्यू है अरेंज मैरिज और लव मैरिज? See, I would say whether it's a love marriage or whether it's arranged marriage, the key to have a successful marriage life, one should have respect for each other, understanding for each other, and love for each other. I think that is more important than love and arrange, because लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अगर एक बेसिक कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंज मैरिज तो उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है कपल्स को, जो लव मैरिज में नहीं मिलता। बट वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ को इमोशनली एक दूसरे के लिए इन्वॉल्व होने में टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक आ जाता है। वहीं अगर हम लव मैरिज की बात करें तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं होता, तो कई बार वहां पर भी रिलेशनशिप फेल हो जाता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम everyone. So I feel in every relationship, whether it's a love marriage or arranged marriage, और अगर आज की बात करें तो आजकल मोस्टली जो मैरिजेस हो रही हैं that is kind of love come arranged, whereas people are in love and families मंजूरी दे देते हैं, तो वो शादी हो जाती है। तो in between वाली मैरिजेस अभी ज्यादा, अरेंज मैरिज में भी वो शादी से पहले अच्छे से मिल लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद फिर वो शादी करते हैं। हाँ, और ये चीज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज, दोनों में स्ट्रगल तो रहते ही हैं, लेकिन वो स्ट्रगल से कैसे कोप करके और आप फैमिली के साथ में भी बॉन्ड बना रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हो, और एक दूसरे के साथ में भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो तो खैर इंडिविजुअली डिपेंड करती है, किसी की क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले से आपने फैसला कर लिया है कि somebody कैन बी माई पार्टनर, तो आप ज्यादा उसके साथ में डेडिकेटेड हो जाते हो, तो चांसेस हैं कि हाँ फिर आप अडॉप्ट कर लोगे।
और हाँ, मुझे लगता है यू हैव सबसे बड़ा जो इसमें टर्म है ना, रिस्पेक्ट Respect, फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द पार्टनर Right. बट इवन फॉर द फैमिली, रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स. correct. बिकॉज व्हेन आई, जैसे आपने कहा आपकी इंटरकास्ट थी, मेरी कास्ट में ही थी, हाँ, हाँ. बट दैट टाइम लव मैरिज, वही आप बता रहे टैबू था कि लव मैरिज, वो टर्म ही लोगों को हाँ, समझ में नहीं समझ आती में नहीं थी. आता था. बट सिंस वी वांटेड टू गेट मैरिड, हाँ. तो हमने ये चीज हमेशा इंश्योर की कि मैं उनको, उनके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझूंगी और Right. मेरे मम्मी पापा को वो अपने मम्मी पापा Right. समझेंगे. तो दिस इज हाउ वी हैव गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप एंड आई ट्राई टू मेक दैट बैलेंस Right. कि हाँ, आई नो कि मुझे जब अपनी फैमिली वेडिंग्स में जाना है, सोशल इवेंट्स में जाना है, तो व्हेन आई नो कि मेरी मदर इन लॉ को क्या चीज खुश करेगी, आई ट्राई टू इंश्योर दैट कि मैं वो करूँ. Correct. और सेम विथ हर, she try to ensure कि if I am working, if I am not giving time when it is needed, तो she also understand. तो मुझे लगता है mutual respect अगर है Yes. in every relationship, तो that will flourish and you have to respect each other's decision. मतलब mutual respect for each other also and mutual respect For for the your family. parents and family For the also. families also. Correct. Because I think मुझे लगता है इंडिया में जो सिस्टम है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, यहाँ फैमिली बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले Play कर करती रही है. है, हाँ. और होना भी चाहिए. जैसे आजकल मैरिजेस लोग नहीं कर रहे हैं. हाँ. मुझे ये कॉन्सेप्ट, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि मैरिजेस नहीं होनी चाहिए या आपको बच्चे नहीं करना चाहिए. ये पूरा जो वेस्टर्न से जो कल्चर आ रहा है, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता. आई फील मैरिजेस होनी चाहिए, बट टीनेजर्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप शादी कर रहे हो तो यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, यू आर गेटिंग मैरिड टू दैट फैमिली. एंड ये इंडियन सिस्टम ही तो है जो हमको चला रहा है. सही बात है. आज आप बोलिए, आप यूएस में देखिए. यूएस में मैंने एक बुक पढ़ी थी, फादरलेस अमेरिका. आप यूएस में अगर आप देखेंगे ना, तो यूएस में आज के टाइम में मोस्टली फीमेल्स आर सिंगल, रेजिंग देयर ओन किड, Correct. एंड सब डिप्रेशन में, Correct. Correct. बिकॉज दे डोंट हैव देयर फादर. Right. वो Right. लोग बहुत जल्दी डिवोर्स कर लेते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पर फैमिली सिस्टम जो वो लोग अब इंडिया से अडॉप्ट कर रहे हैं कल्चर. बिल्कुल. आज योगा, मेडिटेशन सब इंडिया से जा रहा है. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली सिस्टम एंड आई थिंक उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए. तो इसमें आपने मेरे अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया. मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि पेरेंटिंग में इंडियन और वेस्टर्न जो एक ट्रेडिशन है या स्टाइल है, उसमें डिफरेंस क्या है. तो ये बात सही है, आपने सही बोला कि, और ज़्यादातर ये भी एक साइकोलॉजिकल स्टडी है हाँ. कि जो क्रिमिनल्स बनते हैं ना, उनको वो देखते हैं कि आपका बचपन कैसा निकला. तो ज़्यादातर जो लोग किसी तरीके के या तो रिबेल बन जाते हैं या क्रिमिनल बन जाते हैं, उनका जो शुरुआती स्टेज रहा बचपन का, वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा. Either they were raised by a single parent, और उनके यहाँ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, वो सब चीज़ उन्होंने देखा, तो उस कारण से वो फिर आगे जाके एक तरह से रेबल बन गए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एंड आई फील वेस्टर्न कल्चर भी जो जैसे आप पूछ रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर में जो है यहाँ की पेरेंटिंग और उसमें क्या फर्क है, आई डोंट थिंक कि वो दे आर गोइंग रॉन्ग समवेयर. दे आर डूइंग देयर ओन थिंग्स, वी आर डूइंग आवर ओन थिंग्स. बट वी, अगर हम उनको कॉपी करना शुरू कर देंगे, तब देयर इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी अलग है. अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर 18 ईयर्स का होने के बाद बच्चों को कहते हैं नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, गो एंड लुक फॉर योर होम. हमारे यहाँ जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, इनफैक्ट शादी के बाद भी अगर सेम सिटी है तो यही रहना है. तो वी हैव अ डिफरेंट, हमारा ग्रास रूट लेवल पे अलग अलग है हम लोग. तो वी कैन नॉट कॉपी देम. इफ वी कॉपी देम, एक टाइम पे तो आके हमको फेल ही होना है. नहीं, सही बात है. तो वी बोथ हैव अवर, सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है, दोनों वेस्टर्न और इंडियन, एनीथिंग. ये बहुत बढ़िया. तो अब आपका ये जो इंदौर मॉम्स है, इसको लेके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसको आप क्या देखते हैं और क्या क्या इसमें आप, मतलब क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आप क्या, जैसे इवेंट्स पे आपने बताया कि आप लोग मिलते हैं, जैसे मैंने देखा आप शायद करवा चौथ का भी इवेंट करते हैं ना, करवा चौथ के पहले इकट्ठे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. तो एक सोशल आपने बड़ा अच्छा ग्रुप बना रखा है, तो इसको आगे कहाँ तक आप देखते हैं, किधर तक आगे लेके जाना है इसको? देखिए, इंदौर मॉम्स में अभी 50,000 से ज़्यादा मदर्स हैं और हम सोशल इवेंट्स तो करते ही हैं. कहीं ना कहीं हम काफ़ी सारी सोशल ड्राइव्स भी इसके थ्रू करते हैं. बिकॉज मुझे लगता है जब कलेक्टिवली एक लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ का ऑरा बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है. तो हमको लगता है जब हम इतने सारी संख्या में हैं तो हम समाज को भी कहीं ना कहीं मदद करें. तो अभी हम साइबर क्राइम को लेके बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं. अभी रिसेंटली आई हैव गॉट एन इनवाइट from Dubai. I went Dubai and I have even got an award, UK World Records का हमको अवार्ड मिला, बिकॉज हमने साइबर क्राइम पे बहुत बड़ा इवेंट किया था जहाँ पर 20,000 प्लस मदर्स ने इस इवेंट को अटेंड किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. एंड आई फील मुझे नहीं पता था इस इवेंट के टाइम पे कि कई मदर साइबर क्राइम का शिकार हुई थी. उन्होंने जब वहाँ पर वो क्वेरी रेस की और जब वो लोग खड़ी हुई, दे स्टूड अप एंड दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे उनके पैसे किसी न किसी तरीके से चले गए. तो आई थॉट समवेयर
my job is done. Right. And apart from that, we are planning to do some more events, and now we are planning to come up with one membership, because there are so many mothers who wants to come up their own startups or their businesses. तो उनके लिए हम एक membership भी बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं, जिसमें हम और ज़्यादा से ज़्यादा मदर्स को इन्वॉल्व करके उनको हेल्प करेंगे, उनके बिजनेस पे ग्रास रूट लेवल पे मदद करेंगे। और दिस इज़ हाउ जर्नी अभी बाकी है, देखिए आगे जो आएगा चलती रहेगी जर्नी। राइट राइट, नहीं आपने बिल्कुल सही बताया। काफ़ी सारी मदर्स और घर में जो हाउस वाइफ रहती है, ये अभी साइबर क्राइम का शिकार बन रही है। इसलिए इंश्योरेंसी में भी हम लोग साइबर इंश्योरेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम लोग साइबर इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपके साथ में कोई इंसिडेंट हो भी गया तो भी एटलीस्ट यू शुड हैव एन इंश्योरेंस जिसमें आप उसको रिकवर कर सकते हो। और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कोमल, आपसे बात करके तो बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरा ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जहाँ पे मैं पेरेंटिंग और रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि देखते हैं ना हम लोग आजकल ये बहुत एक इशू है, लोग रिलेशनशिप में सफ़र करते हैं, और जब आप एक मोर देन 50-55 के एज के आगे बढ़ जाते हो तो आपके पास में रिलेशनशिप के अलावा कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि आप उस वक्त पैसों से भी, मटेरियल चीज़ों से भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और ट्रूली बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर टू बी हियर, एंड आई फील हम इस तरह से फिर मिलते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।